लाइव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लाइव एकेडमी में जो यूपीएससी पेट स्पेशल में आपको रोजाना वीडियो दी जा रही है, उस वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदियों से लेकर आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो जिसको हम कहेंगे कि नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न की बात करें कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदियां, भारत की कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं या रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि जो दो नदियां जब दो पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती हैं तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। जो पर्वत है, ऐसे ये जो पर्वत है, इन पर्वतों के बीच में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बीच के मार्ग को ही ये जो खुला भाग है इसमें जो प्रवाहित होती है उसी स्थान को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं या रिफ्ट वैली कहते हैं। जब कोई भी धरास्थल खंड या पर्वत का भाग जब भ्रंश के कारण नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है तो उस उठे हुए भाग में या धसे हुए भ्रंश के भाग में जो नदी बहती है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां कहते हैं। तो भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, या इसी का दूसरा नाम है तापी और अगला है दामोदर। ये भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदियां, भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती हैं, तो इसके अलावा जो भी नदी दिया रहेगा वह भ्रंश घाटी में नहीं प्रवाहित होती है। यही 3 नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा किस भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में जो प्रवाहित होने के कारण इसको भ्रंश घाटी कहा गया है। और सतपुड़ा के नीचे यहाँ पर आएंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला जिसको कहते हैं अजंता पर्वत। अजंता पर्वत के बीच में, सतपुड़ा और अजंता के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है इसको कहते हैं ताप्ती नदी। क्या कहते हैं? ताप्ती नदी। और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में प्रवाहित होने वाली नदी को क्या कहा गया है? नर्मदा नदी। और एक जिसका नाम है दामोदर, ये छोटा नागपुर के पठार पर, ये छोटा नागपुर के पठार पर, ये कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। पठारों से लेकर भी यहाँ प्रश्न बन जाते हैं कि भारत का कौन से पठार को खनिज का पठार या रुड़ प्रदेश कहा गया है, रुड़ पठार कहा गया है। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुड़ प्रदेश, भारत के छोटा नागपुर के पठार को रुड़ प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह पठार खनिजों से पूरी तरह से भरा है या धनी होने के कारण इसको भारत का रुड़ प्रदेश कहा गया है। भारत के किस पठार को रुड़ प्रदेश कहा गया है? तो छोटा नागपुर के पठार को। क्यों? क्योंकि यह खनिजों से पूरी तरह से क्या है? भरा है। और इस पठार के मध्य से ऐसे जो नदी बहती है उस नदी का नाम है दामोदर। छोटा नागपुर के पठार के बीच से दामोदर नदी बहती है। तो इस पठार के ऊपर के भाग को यहाँ कोडरमा का पठार को डरमा और यहाँ हजारीबाग का पठार पड़ता है और दक्षिण वाले इस भाग को कहते हैं रांची का पठार। तो ये भारत की 3 ही नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बाकी कोई भी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, तो ये 3 है। इसके अलावा जो भी विकल्प ऑप्शन मिले कि नहीं लेकर पूछा जाता है कि नहीं बहती है, तो सीधे इसके अलावा कोई भी नदी पूछा जाए तो उसका विकल्प क्या करेंगे? लगा देंगे। अब हम बात करेंगे कि नदियों में
कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो सीधे सीधे इस दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न में दो टाइप के प्रश्नों की हम संग्रह करेंगे कि डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं या कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो देखिए, ये भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में ये जो भाग है अरब सागर, भारत के पश्चिम वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अरब सागर, अरब सागर कहते हैं। और इस पूरा वाले भाग को, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, दो प्रश्न पढ़ रहे हैं। अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आपके प्रश्न में ये पूछा जाए कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। इतना जान लीजिए कि प्रश्न जब पूछा जाए कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती, क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इस सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यानी जो क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, एक्सुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी, या इसको कहते हैं ज्वार नद का निर्माण करती हैं। काहे ज्वार नद का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट ढाल तीव्र होने के कारण ये नदियां अपनी घाटियों को भर नहीं पाती हैं। इसके कारण ये एस्चुअरी या ज्वार नद डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां तट समतल न होने, समतल कटाफटा होने के कारण, ढाल कम होने के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पहला बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पहले नदी की बात करेंगे साबरमती, साबरमती, दूसरा है यहां से साबरमती, माही, माही नदी, तीसरा नर्मदा, नर्मदा, चौथा ताप्ती, पांचवा बैतरणी, छठवां मांडवी, मांडवी, शरावती, पेरियार, भरतपुझा, ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये साबरमती है, ये माही है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, ये बैतरणी है, ये मांडवी है, ये शरावती है, ये पेरियार है, ये भरतपुझा। ये सभी नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? ये एस्चुअरी या ज्वारनदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं? तो ये अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां एस्चुअरी या ज्वारनदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं।
और कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं। तो दो टाइप के प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट किए जा रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली और डेल्टा का निर्माण करने वाली। अब इसमें हम बात अगला कर लें कि इन नदियों की क्या विशेषता बनती है। तो बस ये माही नदी भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, कितनी बार, 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार। एक बार ये मेहर झील से निकलकर जब राजस्थान की ओर जाती है, फिर राजस्थान के बाद जब एक खंभात की खाड़ी में गिरती है, तब ये कर्क रेखा को 2 बार काटती, कितने बार, 2 बार काटती है। अब बात कर लें कि बंगाल की खाड़ी में, तो समझ गए कि नहीं। देखिए क्या अरब सागर में जो गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। कौन से डेल्टा बनाएंगे, एस्टोरिया, द्वारनाथ, मुख, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार कंपटीशन में आए हैं। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, वंशधारा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपर्णी। ये सभी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब इन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की पर्टिकुलर एक क्या विशेषता बनती है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा गया है, पद्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। गंगा की उत्पत्ति कहां से होती है, देवप्रयाग से होती है उत्पत्ति। ये बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा गया है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और इसकी गंगा की उत्पत्ति कहां से होती है, देव प्रयाग से, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां, और भागीरथी और अलकनंदा जहां देवप्रयाग में आकर संगम बनाती हैं, वहां देवप्रयाग संगम से गंगा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। गंगा मैदान में कहां प्रवेश करती है, तो यहाँ ऋषिकेश के बाद ये जो हरिद्वार पड़ता है, कहां, हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है, या पर्वत को छोड़कर मैदान में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बनती है, ब्रह्मपुत्र की विशेषता की तिब्बत पर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत पर क्या कहा जाता है, तिब्बत पर ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा गया है, या कहीं कहीं इसको सांगपू कहा गया है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा गया। क्या कहा गया है, जमुना कहाँ कहा गया है, बांग्लादेश में कहा गया। किसको कहा गया है, ब्रह्मपुत्र को कहा गया। ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। यह कौन सी नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, असम में
ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कहाँ है मालदीव द्वीप, कहाँ है तो असम में। किस नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्माण किया गया है। अब इसके बाद बात कर ले हम सबसे इंपॉर्टेंट महानदी। महानदी पर उड़ीसा में सबसे विश्व का लंबा बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड को लेकर प्रश्न कई बार पूछा गया कि महानदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, महानदी पर। किस राज्य में, राज्य पूछता है तो उड़ीसा में। और किस उड़ीसा का शोक किस नदी को, शोक भी पूछ ले किस नदी को, तो महानदी को कहा गया। इसी बाढ़ को रोकने के लिए उड़ीसा में महानदी पर क्या किया गया है, ये हीराकुंड बांध बनाया गया है। फिर इसके बाद गोदावरी, इसकी महानदी की क्या सहायक, कौन सी सहायक नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो शिवनाथ। सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदो, शिवनाथ, हंसदो, माव, युव, तेल, जोकिंग। ये महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, शिवनाथ, हंसदो, माव, युव, तेल, जोकिंग, ये महानदी की सहायक नदियां। महानदी से कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड। किस राज्य में, उड़ीसा में बनाया गया है। उड़ीसा का शोक किस नदी को, महानदी को कहा गया है। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, शिवनाथ, हंसदो, माव, युव, तेल, जोकिंग, ये महानदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और फिर अगली नदी बात करें हम गोदावरी। गोदावरी को लेकर आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, गोदावरी को लेकर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे क्या कौन सी विशेषता बनती है, गोदावरी से संबंधित आपके एग्जाम में कौन सी विशेषता बनती है। तो गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी की क्या विशेषता है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के साथ साथ दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों में यह सबसे पुरानी आय और संरचना की दृष्टि से पुरानी होने के कारण इसे बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा गया है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या वयस्क गंगा किस नदी को कहा गया है, तो गोदावरी को कहा गया है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, मंजरा, ये गोदावरी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, की गंगा। जब की लग जाए, की गंगा पूछा जाए तो क्या बताना है, गोदावरी को दक्षिण भारत की क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है। अब हम बात कर लें कि कृष्णा को लेकर कौन सी विशेषता बनती है एग्जाम में। कृष्णा नदी को लेकर यह विशेषता बनती है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। कृष्णा को लेकर एग्जाम में क्या प्रश्न बनते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। और इसकी अगली विशेषता बनती है कि भारत के मात्र एक किस नदी में हीरा पाया जाता है, कृष्णा में एकमात्र हीरा किस नदी में पाया जाता है, भारत की मात्र एक नदी कौन सी है जिसमें हीरा पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, कृष्णा में
केवल हीरा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि जब ये आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है तो हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वह कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा की खान है उसी खान से मिला था। तो उस नदी के उस राज्य से प्रवाहित होने के कारण उसमें जो छोटे छोटे उसके हीरे के जो चूड़ पाए गए, किसी का इसको क्या कहा गया है? हीरा वाली नदी कहा गया। किसमें? कृष्णा नदी में पाया जाता है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी? सहायक नदियां तुंग, भद्रा, तुंगभद्रा, मूशी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ये कृष्णा की क्या है? सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर गोदावरी को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं कि गोदावरी नदी से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोदावरी की पहली क्या विशेषता बनती है कि दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिस नदी में वर्ष भर जल रहता है? तो दक्षिण भारत की कौन सी नदी में वर्ष भर जल रहता है? तो गोदावरी में वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून से वर्षा कर्नाटक में होती है और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो उसके कारण इसमें वर्ष भर जल की मात्रा क्या होती है? बनी रहती है। कावेरी जल का विवाद, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों में है? विवाद किन दो राज्यों में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। कावेरी जल का विवाद किन दो राज्यों में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कावेरी जल का क्या है? विवाद है। और कावेरी के जल का उपयोग 56% तमिलनाडु करता है और 41% कर्नाटक करता है और 3% केरल करता है। अगर प्रवाह क्षेत्र पूछा जाए कि कावेरी का प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों से होता है या बहती है, तो 3, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। लेकिन विवाद जब पूछा जाए कि कावेरी का जल विवाद कितने राज्यों में है, तो 2 राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। और ये प्रश्न कावेरी से पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा गया है? कावेरी को कहा गया दक्षिणी गंगा किसे कहा गया है? तो कावेरी को कहा गया। लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? तो गोदावरी को कहा गया है। और फिर इसमें कावेरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र और निचला जल ग्रहण क्षेत्र। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में? कर्नाटक में। और दक्षिणी जल ग्रहण क्षेत्र जो निचला है वह तमिलनाडु में पड़ता है। और नदियों में बात कर ले कि जैसे कुछ और सहायक नदियां हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? और यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो थोड़ी सी उसकी भी बात कर लिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट गंगा की सहायक में गंगा, ये कौन सी नदी है? गंगा। ये देवप्रयाग, ये भागीरथी है, भागीरथी। और ये अलकनंदा। देवप्रयाग में संगम, वहां से गंगा की क्या होती है? उत्पत्ति। तो गंगा की एक सहायक है जिसका नाम है रामगंगा। दूसरा है गोमती। घाघरा। अगला है गंडक। कोसी। अगला है महानंदा।
ये गंगा की बाईं सहायिका, ये गंगा की कौन सी सहायिका है? बाईं सहायिका, गंगा की बाईं सहायिका, गंगा की बाईं सहायिका। और दाहिनी सहायिका में कौन सी है? यमुना, यमुना, यमुना। और ये सोन। यमुना की दाहिनी सहायिका, सॉरी, गंगा की दाहिनी सहायिका यमुना और क्या है? सोन। जो नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है उसको बाईं सहायिका, और जो दाएं ओर से आकर मिलती है उसको दाहिनी सहायिका। और गंगा की सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है? यमुना। इलाहाबाद में मिलती है गंगा में। अब यही बात कर लेते हैं कि यमुना की कौन सी सहायिका है। यमुना की सहायिका की बात करें तो ये चंबल। कौन सी है? चंबल। बेतवा, बेतवा, ये सिंध। और यहां आएंगे के। ये यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सिंध, के। और इंपॉर्टेंट एक नदी और पूछा जाता है क्षिप्रा को लेकर। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक। यहाँ पर आएंगे तो ये चंबल किसकी सहायक कौन है? क्षिप्रा। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। फिर इसके बाद एक और है चंबल की सहायक जिसका नाम है काली सिंध, काली सिंध। और एक और है जिसका नाम है पार्वती। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये तीन। ये और एक नदी यहाँ पर चंबल में मिलती जिसका नाम है बनास। ये चार नदियां चंबल की सहायक है। बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती। और ये सिंध है और एक सिंधु है जो मानसरोवर से निकलती है। तो ये नदियों से संबंधित ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से आएंगे पेटी स्पेशल में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो लाइव टॉप एकेडमी के लिए से आप जुड़े रहिए। और अगली वीडियो में हम कल बात करेंगे भूजल संसाधन को लेकर आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कि जैसे झीलों की क्या विशेषता, जैसे कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, टिटिकाका झील, बोल्टा झील, भारत की प्रमुख झीलों में बुलर झील, सांबर झील, दिदवाना झील, चिल्का झील आदि झीलों से संबंधित भूजल संसाधन में कौन से पेट में आपके एग्जाम आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, कल की वीडियो में आपको ये मिलेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।